हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो भी बहुत ही अहम है, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, N400। आज मैं आपको बताऊंगा N400 फिल करने का तरीका। उसकी वजह यह है कि ये एक नया N400 आया है, इसमें काफ़ी तब्दीलियां हैं। कुछ बहुत ही उन्होंने अच्छे काम कर दिए इसमें और कुछ मुश्किल कर दिया है। तो सारी चीज़ मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, कहाँ क्या फिल करना है, क्या नहीं करना है, इसको याद कैसे करना है, हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। फॉर्म मैंने पहले फिल कर लिया हुआ है ताकि टाइम बच जाए, क्योंकि अगर साथ साथ फिल करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए फॉर्म पहले ही फिल है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिल करना है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि N400 को कैसे फिल करना है। थैंक यू। तो हम आगे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर N400। तो पहला सेक्शन पार्ट 1 लिखा है रीजन फॉर फाइलिंग, कि आपकी क्या, किस वजह से आप N400 कर रहे हैं, आपने क्या किया था, किस तरह आपने ग्रीन कार्ड लिया था। तो इसके मुख्तलिफ है। पहला है जनरल प्रोविजन, यानी कि आपको 5 साल पहले किसी वजह से फैमिली वीज़ा जो भी है ग्रीन कार्ड मिला, वो जनरल प्रोविजन में आता है। तो वो आपने उसको जनरल प्रोविजन करना है। ज़्यादातर लोगों का जनरल प्रोविजन होता है, यानी कि 5 साल पहले ग्रीन कार्ड मिला और 5 साल पूरे हो गए हैं। तो अब मैं ये 2024 जुलाई में आज बना रहा हूँ, तो समझे आज से 5 साल पहले 2019 में जिनको मिला, तो उनके लिए ये है। ठीक है। अगला उसने पूछा था कि स्पाउस के, अगर आपने अमेरिकन सिटीजन से शादी की है तो फिर आपने ये ग्रीन कार्ड लिया है, तो वो भी आपने देख लेना है कि अगर आप सिटीजन के साथ शादी करके लिया तो फिर आपने ये क्लिक करना है, फिर पहला क्लिक नहीं करना, फिर ये वाला करना है। तीसरा है कि वो एलिजिबिलिटी जो स्पाउस की है, कि फार्मर स्पाउस के आपका जो जिस बंदे के साथ शादी हुई है और बच्चा हुआ है, लेकिन वो आपको मेंटली टॉर्चर करता है, वायलेंस करता है, तो उसके ये आता है। या फिर ऐसा सिटीजन जिसने वर्क के साथ, ऐसा बंदा जिसने वर्क परमिट के साथ सिटीजनशिप ले रहा है, ये उसने ये करना है। मिलिट्री वालों का आगे है। हमारे मतलब जो है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो ये पहले दो ही होते हैं ज़्यादातर। हमने यहाँ जनरल प्रोविजन होता है फैमिली वीज़ा, या हमारा होता है स्पाउस वीज़ा। तो आपने जनरल प्रोविजन करना है या स्पाउस, जो भी आपको फिट होता है। और ये देखें, ए नंबर भी लिखना है साथ। एंटर योर 9 डिजिट ए नंबर, अलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तो मैंने तो डिमी लिखे हुए ना, तो आपने यहाँ पे वो भी लिख देना है कि जो भी आपका नंबर है ये लाजमी लिखना है। हर एक के पास होता है अलाइन नंबर। ठीक है। अब आ जाए सेक्शन 2 की तरफ। पहले आपने सेलेक्ट कर लिया ये, अब सेक्शन 2 पे आ गए। पहला ना लिखना है फैमिली नेम, लास्ट नेम। तो मैंने एक डिमी नेम, जो भी मैंने लिखा हुआ है सारा डिमी, सब जैली है। ठीक है। तो मैंने फैमिली नेम लिखा है जॉनसन। गिवन नेम, फर्स्ट नेम जो आपका पहला नेम होता है पहले वाला, वो लिखा डेविड। और मिडिल नेम माइक, ये हमने लिख देना है आपका। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने बर्थ के बाद अपना नाम कभी चेंज किया, यानी कि पैदाइश के बाद कभी नाम चेंज किया। तो मोस्टली तो हमने कभी चेंज नहीं किया होता, इसलिए नील लिखना है। अगर किया हो तो आपने उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये बहुत आसान पार्ट है, ये तो आपको पता ही है। अब आगे आ जाइए जी, पार्ट 2 का सेक्शन 3। वुड यू लाइक टू लीगली चेंज योर नेम, आप लीगली अपना नाम चेंज करना चाहते हैं। मैंने तो नो कर दिया है। अगर आप करना चाहते होंगे तो यस करेंगे और फिर आप अपना पूरा इसको डिटेल देंगे। नहीं तो मैंने तो यस करके आ गया, क्योंकि हमने कहा ज़्यादा चेंज करना होता है। अब अगर आपका USCIS का ऑनलाइन अकाउंट बना हुआ है, जो कि बनाना चाहिए और उसके थ्रू ही फॉर्म फिल करना चाहिए, तो उसका यहाँ आपने नंबर दे देना। वो एक नंबर होता है, उसके ऊपर वो दे देना। वो सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने का। मेल में भेजने का रिवाज नहीं रहा। अब जो अगली पहली चेंज जो उन्होंने की है, एक तो वो पहले जो मैंने आपको बताया सेक्शन 1 में चेंज की थी, और सेक्शन 2 में इन्होंने जेंडर की चेंज कर दी है, कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, या अनदर जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि अगर कोई मेल है, फीमेल है या शी मेल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले सिर्फ मेल और फीमेल होता था। ये एक पहली चेंज इन्होंने की है। तो मैंने क्योंकि मेल का फिल कर रहा हूँ तो मैंने मेल कर दिया। अगला 6ठे नंबर पे वो पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये बड़ा आसान है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद आ गया 7वां, इफ़ यू आर ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट प्रोवाइड द डेट यू बिकम ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, कि आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप वो डेट बताएं जब आप सिटीजन, आपको ग्रीन कार्ड मिला था। तो मैंने 2019 की डेट दे दी, क्योंकि हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो ये आपने, आपकी जो डेट है आपने वो देनी है। मेरी तो सारी जैली डेट है ना। आपने अपनी यहाँ डेट दे देनी है जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड इशू हुआ है। ग्रीन कार्ड के ऊपर वो इशू डेट जो लिखी होती है ना, वो आपने यहाँ देनी है। और ये नहीं देनी कि मैं इस दिन पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ आया था। ये देनी है कि जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड मिला है। आगे कंट्री ऑफ बर्थ मैंने पाकिस्तान लिख दिया, आसान है। तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, अब इस वक्त आपकी जो सिटीजनशिप है वो तो पाकिस्तान की है ना, वो आपने लिख देनी है। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अभी आपको US सिटीजनशिप नहीं मिली, तो फॉर्म में आपने लिखना कि कहाँ पैदा हुए थे और आपकी सिटीजनशिप क्या है, वो पाकिस्तानी है। ठीक है जी। आगे आ जाए,
वाज वन ऑफ योर पेरेंट्स इंक्लूडिंग अडॉप्टिव पेरेंट्स यूएस सिटीजन बिफोर योर 18th बर्थडे, कि 18 साल के होने से पहले आपके पेरेंट्स में से कोई सिटीजन था, दोनों में से एक भी, कोई भी एक हो, अभी आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई और कोई एक सिटीजन था, तो मैंने नो कर दिया है। अगर आप यस कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने तो ये फॉर्म फिल करना है ना, इसलिए मैंने इसको नो किया है, ठीक है। अगला जवाब आ गया, डू यू हैव ए फिजिकल और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर है कि आपको ये टेस्ट जो आपने देना सिटीजनशिप का याद नहीं हो सकता। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ यस कर देना, और यस करने के बाद आपने डॉक्टर से ये एक N648 मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर देना है, जिसमें वो लिखेगा कि इसको ये प्रॉब्लम है और ये याद नहीं कर सकता। तो फिर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर देगा तो फिर, और N648 आपने फॉर्म फिल करना, ये बिल्कुल नई चीज़ है, ये पहले इस फॉर्म में नहीं होती थी, काफ़ी चीज़ें नई हैं। तो मैंने इसको नो कर दिया क्योंकि हमने तो आगे चलना है, इसलिए मैंने इसको नो कर दिया, ठीक है। अब आ जाए जी सोशल सिक्योरिटी अपडेट, बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट उन्होंने की है। पहले ये नहीं होती थी और हमें दोबारा धक्के खाने पड़ते थे, अब ये ऑटोमेटिक है कि जैसे ही आप ग्रीन कार्ड से सिटीजन बनते हैं तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड उसको दोबारा से वो अपडेट करवाना होता है। तो पहले ये खाना नहीं था, अब ये आ गया है। आपने उसको कहना है यस मैंने कराना है, फिर आपने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पे देना है कि ऑटोमेटिक मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड सिटीजनशिप वाला हो जाए। नंबर वही रहेगा लेकिन वो अपडेट करके आपको घर पे भेज देंगे। यहाँ पे आप उसको डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे तुम इनको ये सोशल सिक्योरिटी वालों को इतला दे दो कि मैं सिटीजन बन गया हूँ और मुझे नया कार्ड दे दें। तो ये यस आपने कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है, पहले ये नहीं होती थी, तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आगे आ जाए जी पार्ट 3, आपकी वो क्या है, आप किस नस्ल से हैं, हिस्पैनिक हैं या नॉन हिस्पैनिक। तो हम नॉन हिस्पैनिक हैं, ज़ाहिर है अब जो लोग भी ये देख रहे हैं वो उर्दू हिंदी बंगाली बोलने वाले हैं, वो तो सारे नॉन हिस्पैनिक है, ठीक है। आगे हमारी रेस क्या है, हम किस नस्ल से हैं, ठीक है। तो हम हैं एशियन, हम एशियन हैं, ठीक है, एशियन आपने करना है। हम अमेरिकन इंडियन नहीं है, ये वो दूसरे लोग हैं, ये हम एशियन हैं, जितने हम लोग हैं सब एशियन हैं। हाइट यहाँ अपने अपनी लिखनी है 5 फुट 5 इंच मैंने लिखी हुई, आपकी जो भी है वो लिख दें। वेट जो है वो पाउंड्स में लिखना है, 150 पाउंड, ठीक है। ये मैंने अपना लिख दिया, आप अपना लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाए जी आई कलर, आंखों का रंग क्या है। हमारा ज़्यादा ब्राउन होता है तो इसलिए मैंने ब्राउन कर दिया, बाकी आपका जो भी आप वो करें, ठीक है। अगर आपका पिंक है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी तस्वीर लगाएं, ज़रा देखें पिंक आंखें कैसी होती है, क्योंकि पिंक आंखें कभी देखी नहीं है। वैसे उन्होंने लिखा हुआ होती होंगी लोगों को, इसलिए उन्होंने लिख दिया। आगे आ जाए जी हेयर कलर, कि आपके बालों का रंग क्या है। अगर आपके बाल नहीं हैं, आप गंजे हैं, तो फिर ये बॉल्ड करना है, नहीं तो मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि कॉमन हमारा ये होता है। लेकिन जो भी आपके बालों का कलर है वो आपने यहाँ लिख देना। ये सारे बड़े आसान सवाल हैं। आगे आ जाए जी पार्ट 4। अब उसमें वो कह रहा है कि आप हमें बताएं कि आप के पिछले जो 5 साल में किस मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं, वो आपने अपने एड्रेस बताने हैं। जो जहाँ भी आप रहे हैं ना अपना 5 साल में, वो आपने जितने भी एड्रेस हैं 5 साल के वो आपने बताने हैं। लेकिन अगर किसी ने अपना लिया है शादी करके, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 5 साल वाले हैं जनरल वो वाले हैं, उन्होंने बताने हैं। तो वहाँ वो पूछ रहा है कि आप अपना एड्रेस बताएं, जो अभी करंट फिजिकल एड्रेस है वो पहले आपने बताना है। तो वो मैंने उसका नाम लिख दिया, इन केयर ऑफ नेम। अगर कुछ लोग नाम के साथ चलते हैं तो नाम ना भी लिखे तो आपकी डाक तो घर पे आ ही जाती है। तो मैंने उसका नाम लिख दिया, जो भी आपका नाम है आप यहाँ लिख दें। फिर एड्रेस लिखा है 123 डेल्टा स्ट्रीट, ठीक है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसको क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ अपार्टमेंट का नंबर लिख दीजिएगा। मैंने घर के एड्रेस के हिसाब से लिखा है। सिटी और टाउन, जिस शहर में आप रहते हैं, मैंने वैसे ही लव लिख दिया है, मतलब कि सारे मैंने तो जेली लिखना था। स्टेट जो है वो फ्लोरिडा लिख दी है, जिप कोड कोई भी लिख दिया, ठीक है। ये आप अपने अपने हिसाब से करें। प्रोविंस यहाँ होते नहीं है, पोस्टल कोड है कोई नहीं, अगर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंट्री आ गया यूनाइटेड स्टेट, ये आपने मुल्क लिख देना यूनाइटेड स्टेट। और आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं 5 जनवरी 2005 से, ये मैंने लिखा है, ठीक है। आपने जब से रह रहे हैं इस एड्रेस पे, जो आपका करंट एड्रेस है वो लिखकर आगे प्रेजेंट ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आ गया जी अगले एड्रेस, अगले 3 मैंने इसलिए फिल नहीं किए कि वो तो आपने अपने लिखने, अगर आपने किए होंगे तो अगर आपने एड्रेस चेंज किए हैं पिछले 5 साल में तो आप लिखेंगे। तो अगर एक्स्ट्रा शीट चाहिए होगी तो एक्स्ट्रा शीट भी आखिर पे होती है। अगर 3 से ज़्यादा एड्रेस हो या 4 से ज़्यादा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसमें वो वही लिख रहा है, स्ट्रीट नंबर, सिटी, टाउन, स्टेट, जिप कोड, कंट्री
और कब से लेकर कब तक इस ड्रेस पर रहे। तो अगर आपने एड्रेस ज़्यादा चेंज किए, एक से ज़्यादा है आपके एड्रेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आ गया, इज योर करंट फिजिकल एड्रेस आल्सो योर करंट मेलिंग एड्रेस, के जो आपका जहाँ आप रह रहे हैं वो आपका मेलिंग एड्रेस भी है। तो हमारा तो 100% यही होता है, यस, जो हमारा मेलिंग एड्रेस है वही हमारा फिजिकल लिविंग एड्रेस है, जहाँ हम रहते हैं वहीं पे हमारी डाक आनी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो हमने इसको यस करना है। ठीक हो गया जी। वो कह रहा है कि वो मेलिंग एड्रेस जो है वो आपका सेम है या के डिफरेंट है। तो हमारा सेम है, इसलिए हमने इसको सेम रह देना है। और हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज योर करंट मैरिटल स्टेटस, कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी हैं। तो मैंने मैरिड लिख दिया क्योंकि नॉर्मली हम मैरिड ही होते हैं। अगर डिवोर्स है तो आप डिवोर्स लिख देंगे। आगे आ गया जी, इफ़ यू करंटली मैरिड इज योर स्पाउस ए करंट मेंबर ऑफ द यूएस आर्म फोर्स, आपकी बीवी या आपके शोहर जो हैं वो इस वक्त, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो आर्मी के मेंबर हैं, आर्मी में काम करते हैं। तो आपने लिख देना नो। वो हमने, अगर करते होंगे तो यस लिखना है, सॉरी, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर आपने नो लिख देना है। हाउ मैनी टाइम यू बिन मैरिड, आप कितनी दफ़ा पहले आपकी शादी हो चुकी है। तो जितनी शादियां हुई हैं वो आपने यहाँ लिखनी है। मैंने एक लिखी है आसानी के लिए, ठीक है। अब अगर आपकी एक से ज़्यादा शादियां हुई हैं और आप यहाँ लिखते हैं 2 या 3, फिर सबके डिवोर्स पेपर या डेथ सर्टिफिकेट, अगर आपके पार्टनर की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर डेथ नहीं हुई और डिवोर्स हुई है तो फिर आपने डिवोर्स लगानी है। और इसके अलावा जो मुतलका पेपर है वो आपने साथ लगाने, लेकिन मेन 2 पेपर यही हैं, वो आपने फिर लगाकर भेजने हैं, 2 यहाँ लिख कर। उसके बाद आ जाए, इफ़ योर current married including if you are legally separated provide the following information about your current spouse। अगर आप इस वक्त मैरिड हैं, इस वक्त आपकी शादी हुई है, तो अपनी जो मौजूदा बीवी है उसका नाम लिखे, या शोहर का नाम। अगर औरत का रही है तो शोहर का लिखेगी, क्योंकि मैं एक मर्द की तरफ से, एक मेल की तरफ से कर रहा हूँ फॉर्म फिल, इसलिए मैं बीवी का नाम लिखूंगा। तो उसका लास्ट नेम भी जॉनसन ही होगा, क्योंकि उसका नाम जॉनसन है, लास्ट नेम तो जॉनसन। फर्स्ट नेम आ गया जेनिफर, मिडिल नेम आ गया लेन। ठीक है जी। अब शादी कब हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जनवरी, जो भी है वो आपने अपनी लिखनी है। ये मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी पार्टनर की, बीवी की। और कब शादी हुई है वो लिख दी 2012 में, या जब भी आपकी शादी हुई आपने वो लिख देनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, और वो आ गई जो आपकी करंट बीवी है। ठीक है। इज योर करंट स्पोर्ट प्रेजेंट फिजिकल एड्रेस द सेम एज योर फिजिकल एड्रेस, कि आपकी बीवी का जो एड्रेस है वो वही है जो आपका है। तो यस, हम इकट्ठे ही रहते हैं, दोनों का वही है। ठीक हो गया जी। व्हेन डिड योर करंट स्पाउस बिकम ए यूएस सिटीजन, कि आपकी जो बीवी है या आपका जो शोहर है जो वो सिटीजन कब बना था। अगर आप बाय बर्थ लिखेंगे, ये क्लिक करेंगे, तो फिर आपको अपना जो है ना वो उसके वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं अदर अगर आपने करना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो जो है क्या कहते हैं, किस डेट का हुआ था। तो यहाँ जो है ना कंप्यूटर ने मुझे लिखने नहीं दिया, तो आप हाथ से लिख सकते हैं कि डेट योर करंट स्पाउस बिकम ए यूएस सिटीजन, कि आपका जो मौजूदा पार्टनर है वो यूएस सिटीजन कब बना था। अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो पैदाइशी यहाँ का है, तो फिर आपने बाय बर्थ करना है, और फिर उनका साथ पासपोर्ट की कापी लगेगी, या फिर उनका जो पासपोर्ट की कापी पासपोर्ट की कापी लगेगी साथ। ठीक है। तो अगर नहीं तो फिर ये वाला करेंगे। तो मैंने लिख दिया अदर। ठीक है। अदर का मतलब है कि जो है ना अपना वो अभी वो बाद में बने। ठीक है। ये आपने कर देना है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। करंट स्पाउस अलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके करंट स्पाउसेस हैं कुछ में जो भी है, 1 है 2 है जो भी है, उसका नंबर आपने यहाँ लिखना है, अलाइन नंबर जो अपना लिखना है। अपना यहाँ मुझे कंप्यूटर लिखने नहीं दे रहा था पहले सफ़े के अलावा, तो आपने हाथ से ये लिख देना है। अगर आपका कंप्यूटर लिखने दे तो आप लिख सकते हैं, बाकी यहाँ आपने करंट जो आपकी पार्टनर है उनका अलाइन नंबर लिखना है। हाउ मैनी टाइम हैज़ योर करंट स्पाउस बीन मैरिड, आपकी जो मौजूदा बीवी है या शोहर है उनकी कितनी शादियाँ हुई हैं, तो उनको भी आपने लिख देना 1। मैंने 1 ही लिखा, अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, वो आपने लिख देना है। करंट स्पाउस, करंट एम्प्लॉयर और कंपनी, ये बाद में बताता हूँ, ये पहले इसको ज़रा समझ लें। अगर 2-3 शादियाँ होगी तो फिर उनकी भी, जो आपके पार्टनर की भी डिवोर्स और डेथ सर्टिफिकेट लगेंगे, आपके भी लगेंगे और आपके पार्टनर की। अगर दोनों की पहले शादियाँ हो चुकी हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो फिर दोनों के डॉक्यूमेंट साथ लग के जाने, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब वो पूछ रहा है करंट स्पाउस का, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के जरिए ग्रीन कार्ड लिया हुआ, ये सिर्फ उनके, क्योंकि उन्होंने, उनकी कंपनी ने उनको उनका ग्रीन कार्ड अप्लाई किया था, और अगर वो उसी कंपनी में काम करते हैं या दूसरी में, तो उन्होंने डिटेल देनी है। ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। इंडिकेट योर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो मैंने 1 लिख दिया।
ठीक है, एक बच्चा लिख दिया जो कि 18 साल से नीचे। आपके जितने भी 18 साल से नीचे बच्चे होंगे, अगर आप उनके नाम यहाँ लिख देंगे तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। ना उनका इंटरव्यू होना है, मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो भी चेक कर लीजिएगा। ना इंटरव्यू होना है उनका, ना उनका ओथ होनी है, उनको ऑटोमेटिकली 18 साल से नीचे बच्चों को जैसे ही आप सिटीजन बनेंगे अपने पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, साथ ही उनके पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे, उनका बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगेगा। वीडियो चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो मैंने बच्चे का नाम लिख दिया, सैम जॉनसन, स्टेट को पैदा हुआ, वो हमारे साथ ही रहता है और हमारा बायोलॉजिकल बच्चा है, हमने उसको लीगली अडॉप्ट नहीं किया या स्टेप चाइल्ड नहीं है। आर यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर दिस चाइल्ड, आप इस बच्चे को के सारे खर्चे उठाते हैं? यस, ऑब्वियसली हमारे साथ रहते हैं तो हम भी उठाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आ गया जी आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट एंड स्कूल यू अटेंडेड, कि आप अगर स्कूल गए हैं या आप जो है ना अपना क्या कहते हैं उसको, जो आपने जॉबें की हैं वो आपने बतानी है आज तक की। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही लिखी है। अगर आपने 2, 3, 4, 5 जितनी जॉबें की हैं या जहाँ जहाँ स्कूल गए हैं तो आपने लिखनी है। मैंने लिख दिया है डेल्टा एयरलाइन, इसमें काम किया न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क 456 को जिप कोड लिख दिया, यूएस कंट्री यूएस हो गई, और ये मैंने 2010 में शुरू की और आज तक काम कर रहा हूँ और पायलट हूँ। ठीक है, ये आपने लिख देना है। मैंने तो डिमी लिखा ना, मैं आपको पायलट थोड़ी है, वैसे लिखा है, तो ये पायलट लिख दिया। ठीक हो गया। अब दूसरी उससे पहली जॉब आएगी, फिर उससे पहली, इस तरह आपने सारी जॉबें लिख देनी है जितनी भी आपने अभी तक की हैं। ये ज़रूरी आइटम है, मैंने एक लिखी है आपको समझाने के लिए, ताकि ये जो है ना वीडियो छोटा रहे। आगे आ जाए जी, टाइम आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट। आप ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 5 साल या 3 साल में कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर गए हैं, अमेरिका से बाहर कितनी दफ़ा गए हैं, तो वो आपने सारे लिखने हैं। कनाडा का नहीं लिखना, कनाडा का इसमें वो नहीं होता, कनाडा की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ वो जो आपने जहाज़ में बैठ कर दूसरे मुल्कों में गया उसका लिखना है। तो मैंने एक लिख दिया आपको समझाने के लिए कि 2020 में गए, इस डेट को गए, इस डेट को वापसी हुई। जो स्टैंप हुआ होगा ना वो डेट लिखनी है, और जो वापसी की स्टैंप होगी वो डेट लिखनी है, और मुल्क लिखना आगे मैंने पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, आगे आ जाए 9वां नंबर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आगे शुरू होने वाली है, इसको गौर से देखना है और समझना है, और मैं इसका आपको आखिर में एक ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, अब ये इसमें उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें ऐड की हैं। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी और डिफरेंट थी, अब डिफरेंट कर दी हैं। तो उसको समझ के इसका जवाब देना, क्योंकि ये सारे सवाल उसने आपसे पूछने भी हैं। तो आ जाते हैं जी पहला सवाल, हैव यू एवर क्लेम टू बी ए यूएस सिटीजन, कि आपने कभी पहले यूएस सिटीजनशिप क्लेम की है? नो। हैव यू एवर रजिस्टर्ड ए वोट और वोटेड, आपने पहले कभी वोट डाला है या वोट रजिस्टर्ड किया है? तो उसमें आपने लिखना है नो। ठीक है, आपने पहले वोट बने नहीं, सिटीजन नहीं बने तो वोट कहां से बन गया। तीसरा आ गया, डू यू करंटली ओ एनी ओवर ड्यू फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्सेस इन यूनाइटेड स्टेट, अगर आप इस वक्त को ड्यू कर, आपको जो कोई टैक्स है वो अगर आपके रहते हैं देने वाले, तो फिर आपने यस कर देना है, अगर नहीं रहते तो फिर आपने नो कर देना है। ठीक है, बेहतर है अपने सारे टैक्स आपने पे किए हों सिटीजनशिप टेस्ट जाने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर रफड़ पड़ सकता है। नंबर 4, सिंस यू बिकम ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट हैव यू कॉल्ड योरसेल्फ ए नॉन रेजिडेंट, यानी कि आपने जब से ग्रीन कार्ड मिला है आप मुल्क से ज़्यादा बाहर रहे हैं और आपने आपको ये शो कराया कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मैं टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराता, ये आपने शो कराया है? आपने कहा नो, हम यहाँ रहते हैं और यहाँ टैक्स जमा करवाते हैं, ये करवाना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने सिटीजनशिप नहीं देनी। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है तो वो मसला बन सकता है। हैव यू एवर बीन ए मेंबर ऑफ इन्वॉल्व इन एनी वे एसोसिएट विद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका कोई ताल्लुक रहा है? मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आपको समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा, कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपका कोई ताल्लुक रहा है कि दुनिया में कहीं भी, तो आपने लिखना है नो, हमारा कम्युनिस्ट के साथ क्या ताल्लुक। ठीक है, अगर है तो यस कर दे, लेकिन हमारे लोगों का नहीं होता। ठीक है, एडवोकेटेड, सपोर्टेड एंड प्रमोटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग और बीन, कि आपने कभी भी इन लोगों की हमायत की है, इन लोगों की मदद की है? किन की? अपोजिशन टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट के खिलाफ जो ऑर्गेनाइज को अपना करती हैं, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशनें काम करती हैं उनकी कभी हेल्प की है? कम्युनिस्ट की कभी हेल्प की है? और इस तरह के दूसरे डिक्टेटरशिप की कभी हेल्प की है? इन सब का जवाब आपने नो ही देना है। इनमें से हमने कुछ भी नहीं किया, यस कर दिया तो बस फंस गए। फिर ये कभी भी यस नहीं करना, ना हमारे लोग इस तरह के कामों में पड़ते हैं। हाँ, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना फैमिली की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आते हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। हमारे 99.9% लोग स्किल्ड होते हैं, ना भी स्किल्ड हों तो काम करने वाले होते हैं और अपनी फैमिलियों को फीड करते हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, इसलिए हमने नो ही करना है। ठीक हो गया। पार्ट 9, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू,
तो पहला सवाल वो कह रहा है कि हैव यू एवर बीन ए मेंबर ऑफ इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एसोसिएटेड, के नीचे जो मैं बातें पूछ रहा हूँ इसमें से आप किसी के मेंबर रहे हैं, किसी के साथ आपने ताउन किया है, किसी की मदद की है इन कामों के लिए, तो वो काम किया है। 6A, यूज्ड ए वेपन और एक्सप्लोसिव, आपने कोई बम या कोई अपना वेपन या कोई असला यूज़ किया है किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमने कहना है नो, हमारा क्या ताल्लुक। एंगेज्ड पार्टिसिपेंट इन किड, किसी को अपने किडनैप किया हो या किसी को मारा हो, हाईजैकिंग की हो या एयरप्लेन हाईजैक, कुछ भी शिप को किया हो नुकसान, किसी की गाड़ी को नुकसान किया हो, तो हमने कहना है नो। थ्रेटन, मैं मुख्तसर पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ना जल्दी जल्दी समझ लग जाए क्या है, क्योंकि आपने तो तर्जमा ही सुनना ना, इंग्लिश से आपको क्या मतलब, तो इंग्लिश तो आपने खुद बाद में पढ़नी है, इसलिए मेरा मकसद है आपको समझाना, ना कि पूरा पूरा पढ़ के बताना। तो आगे आ जाए 6C, थ्रेटन, अटेम्प्ट, ट्राइड, कंस्पायर्ड, प्लान विद अदर, आपने किसी के साथ कोई साजिश बनाई हो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को धमकी दी हो, तो हमने कहना है नो। हैव यू एवर ऑर्डर, इंसाइटेड, कॉल्ड फॉर, कमिटेड, असिस्टेड, हेल्प विद अदर, अदरवाइज पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से आपने कोई काम किया है जो नीचे बताने लगे। टॉर्चर, किसी के साथ जुल्म किया, किसी को मारपीट की है, नो। किसी की जेनोसाइड, नस्लकशी की है, नो। किलिंग और ट्राइंग टू किल एनीवन, नो। इंटेंशनली और सिवियरली इंजर्ड, किसी ने आपको जानबूझकर और जानते हुए किसी को मारा है आपने, नो। एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और एक्टिविटी विद एनी पर्सन हु डिड नॉट कंसेंट और वाज अनेबल टू कंसेंट और वाज बीइंग फोर्स्ड टू थ्रेटन बाय योर समवन एल्स, कि आपने किसी के साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ताल्लुक बनाया है जो कि आगे से रजामंद ना हो, तो हम ये काम नहीं करते, इसलिए नो। नॉट लेटिंग समवन प्रैक्टिस द रिलीजन, आपने किसी को जबरदस्ती उसके मजहब पर चलने से रोका हो, नो। कॉजिंग हार्म और सफरिंग एनी पर्सन बिकॉज ऑफ देयर, किसी ने आपने किसी को उसकी रेस, मजहब, उसके मुल्क की वजह से, या वो पीछे से किसी और मुल्क का है जहाँ से आपकी दुश्मनी है, या किसी पार्टी, किसी ग्रुप की वजह से, या किसी पॉलिटिकल, किसी की अपनी जो पॉलिटिकल ओपिनियन होती है, जो अपनी उसकी राय होती है, उसकी वजह से आपने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, मारा हो, या उसके लिए कोई मसला बनाया हो, नो, हम क्यों करेंगे। हैव यू एवर सर्व्ड इन, बीन ए मेंबर ऑफ, असिस्टेड, हेल्प्ड और पार्टिसिपेट इन एनी मिलिट्री और पुलिस यूनिट, आपने किसी पुलिस में या मिलिट्री में काम किया, मैंने नो कर दिया, तो अगर आपने किया होगा तो आप यस कर दें। हैव यू एवर बीन सर्व्ड इन ए मेंबर ऑफ, असिस्टेड, हेल्प्ड और पार्टिसिपेट इन एनी आर्म ग्रुप, किसी आर्म ग्रुप में, किसी मिलिशिया में, किसी ऐसे चीज़ में आपने कभी काम किया है, नो। अगर यस किया होगा तो फिर आपने उसकी डिटेल देनी है। आगे आ गया जी नंबर 9, हैव यू एवर वर्क वॉलंटियर और अदरवाइज सर्व्ड इन द प्लेस वेयर पीपल, आपने किसी ऐसी जगह पे काम किया जहां लोगों को जबरदस्ती डिटेन किया हो, रोका हो और उनसे काम कराते हो, और एक लेबर कैंप टाइप की जगह हो, तो हमने कहना नो। वर यू एवर ए पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, डिड यू एवर हेल्प एनी ग्रुप, यूनिट और ऑर्गेनाइज दैट यूज्ड ए वेपन अगेंस्ट एनी पर्सन, आपने किसी ग्रुप का या किसी बंदे की मदद की है जो कि लोगों के खिलाफ असला इस्तेमाल करता है, नो। अगले दो खाने हमारे नहीं हैं, नंबर 11 पे आ जाए आप सीधे ही, वो है हैव यू एवर सोल्ड, प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट वेपन्स, आपने किसी को असला बेचा हो या ट्रांसपोर्ट किया हो या किसी की मदद की है, नो। हैव यू एवर रिसीव्ड एनी वेपन्स ट्रेनिंग, पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग और अदर मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग, आपने किसी के से कोई वेपन ट्रेनिंग ली है, हमने नहीं ली भाई, नो, ठीक है। नंबर 13, हैव यू एवर रिक्रूटेड, आस्क्ड, इनलिस्टेड, साइंड अप, कंस्पायर्ड और यूज्ड एनी पर्सनल अंडर 15, आपने किसी बंदे को जो जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको किसी मिलिशिया ग्रुप में या किसी जगह पे नौकरी दी हो या साथ मिलाया हो या कोई इलीगल काम करवाया हो, किसी ग्रुप में डाला हो, आर्म ग्रुप में, तो हमने कहना है नो। हैव यू एवर यूज्ड एनी पर्सन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज टेक पार्ट इन दी होलोकास्ट और अटेम्प्ट और वर्क विद अदर टू डू सो, किसी की मदद की हो, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी को ट्रांसपोर्ट किया हो जिसकी उम्र 15 साल से कम हो, किसी को ऐसे बंदे को आप साथ लेकर गए हैं किसी काम के लिए या उसको तैयार किया है, तो हमने कहना है नो। आगे आ जाए जी नंबर 9, अभी चल रहा है पार्ट 2, उसका सीधा हमने 15A पे आना है, ठीक है। हैव यू एवर कमिटेड, एग्री टू कमिट, आस्क समवन एल्स टू कमिट, हेल्प कमिट और ट्राई टू कमिट ए क्राइम और ऑफेंस और विच यू आर नॉट अरेस्टेड, आपने कोई ऐसा जुर्म किया जिसके ऊपर आपने अभी तक अरेस्ट ना हुए हो या किसी की मदद की हो कोई जुर्म करने में, तो हमने कहना नो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, साइटेड, आपने कभी भी आप अरेस्ट हुए हैं लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर से, मिलिट्री ऑफिशियल और इमिग्रेशन ऑफिसर, किसी ने किसी वजह से भी आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया हो, अगर लगाया है इन 5 सालों में या 3 सालों में, तो आपने इसको यस करना और बताना क्या क्या चार्ज थे इस खाने में, हमने नो ही किया। तो हमारे लोग जराइम कहाँ करते हैं, हम तो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, राइट। तो आगे आ जाए जी,
ये हमारा खाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको फिल करेंगे तो फिर हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमने अपना वो प्रोबेशन पीरियड, पेरोल पीरियड जो भी है वो पूरा किया है कि नहीं किया। ठीक है, नंबर 9 अभी वही चल रहा है। हैव यू एवर इंगेज्ड इन प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि औरतों के साथ कोई आपने औरतों से गंदे काम करवाए हैं या उसके साथ कोई आप उसमें शामिल हुए हैं या किया है, तो आपने लिखना है नो, हमने कभी भी ऐसा काम नहीं दिया, यानी कि पैसे देकर या उनकी हेल्प किया या उनको कहीं भेजा है, तो हम ये काम नहीं करते, नो, राइट। मैन्युफैक्चर कल्टीवेटर, आपने कोई ऐसा चीज़ बनाई हो यानी कि स्मगल की हो, ड्रग्स वगैरह अमेरिका में या अमेरिका से बाहर, तो हम कहते हैं नो, हम इस तरह की कोई फसल नहीं उगाते, कोई ऐसी चीज़ नहीं करते जो जिससे ड्रग्स बनती है। बीन मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में आपने एक से ज़्यादा शादियां की हैं, तो आपने कहना नो, वो हमने एक टाइम में एक से ज़्यादा शादियां नहीं की होती, नो। मैरिड समवन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इमिग्रेशन बेनिफिट, कि आपने किसी से शादी की है ग्रीन कार्ड के लिए। ग्रीन कार्ड के लिए तो हम शादी करते हैं, यानी कि करते से मुराद है कि हमारी बीवी अगर सिटीजन है तो हम शादी करेंगे तो हम सिटीजन बन जाएंगे, अगर शोर्ट सिटीजन है तो हम शादी करेंगे सिटीजन बन जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये होता है कि हमने वहाँ उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे पैदा करने हैं, इकट्ठे जीना मरना है, सिर्फ ग्रीन कार्ड लेके भाग नहीं जाना, इसलिए हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने बेनिफिट नहीं उठाए, तो इसलिए हम करेंगे नो। हेल्प एनीवन टू एंटर, कि किसी की आपने हेल्प की है इलीगली अमेरिका में दाखिल होने के लिए, नो। आपने जुआ खेला है इलीगली, नहीं, हम क्यों खेलेंगे, हम इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, हमको ये काम करें, इसलिए इसको भी नो। फेल टू सपोर्ट योर, आपने अपने बच्चों को कभी ऐसा हुआ कि कोर्ट ने ऑर्डर किए हो कि इनकी आपने हर महीने इनको पैसे देने हैं डिवोर्स की सूरत में, या जो आपके साथ रहते हैं बच्चे उनको कभी आप फेल हुए, उनको पैसे ना दिए हों, किसी तरह के उनको सपोर्ट ना किया हो, खाना पीना ना फराहम किया हो, तो नो, हमने ऐसा कभी नहीं हुआ। मेड एनी मिसक्रिप्शन और obtain पब्लिक बेनिफिट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आपने झूठ बोलकर अमेरिका में कोई फायदा उठाया, जैसे ब्रिज कार्ड है या मेडिकल है या कुछ है, झूठ बोलकर फायदा उठाया, नो प्रॉब्लम, सच बोल के, उससे उनको कोई वो नहीं है, लेकिन अगर झूठ बोल के उठाया तो वो आपको बताना पड़ेगा। हैव यू एवर गिव एनी यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन दैट वाज, आपने गवर्नमेंट के किसी इदारे में किसी अफसर को कभी कोई झूठे कागज या झूठा बयान दिया है, नो। हैव यू एवर लाइड टू यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेन एंट्री, आपने कभी भी इमिग्रेशन में झूठ बोलकर एंट्री लेने की कोशिश की है, नो। आगे आ जाए, इफ़ यू हैव आंसर यस टू आइटम नंबर 2021, तो अब अगर इसको 2021 को आपने यस किया तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी एडिशनल, ठीक है। तो वो है हैव यू एवर बीन प्लेस्ड इन रिमूवल सेशन और डिपोर्टेड प्रोसीडिंग्स, आपको कभी डिपोर्ट किया गया है, तो नो, हम सिटीजनशिप पे पहुंच गया तो इसका मतलब हमें कभी डिपोर्ट नहीं किया गया। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, आपको कभी अमेरिका से डिपोर्ट या रिमूव किया गया है, नो। अगर इसका आपने जवाब दे दिया तो आपको फिर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर यस दिया तो। आर यू ए पर्सन बोर्न एज ए मेल टू हु लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, आप ऐसे आदमी हैं, ऐसी औरत, ऐसे मेल, ऐसे आदमी हैं, ऐसे मर्द हैं जो अमेरिका में पैदा हुए या अमेरिका में आए, सॉरी पैदा नहीं हुए, आए जब उनकी उम्र 18 से 26 साल के दरमियान थी। अगर मैंने नो किया हुआ, लेकिन अगर आपने यस करेंगे तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इफ़ यू आंसर यस, डिड यू रजिस्टर फॉर द सर्विस सिलेक्टिव सर्विस, यानी कि आप आर्मी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 18 से 26 साल थी और आप अमेरिका आए, ग्रीन कार्ड लिया और आपने आर्मी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। वो इमिग्रेशन रोक देते हैं, इंटरव्यू रोक देते हैं। मेरे पास केस आए हैं ऐसे जिन्होंने नहीं करवाई हुई थी और वो फंस गए, तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो ये करवा लें। अगर आपने मैंने तो नो किया हुआ है ना, कभी हम तो हमारी उम्र थी नहीं इतनी 18 से 26 साल, तो वो सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। अगर यस करेंगे तो फिर उनको डिटेल देनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी और उसका नंबर क्या है, ये आपको देनी पड़ेगी। अगर ये आप इसमें फॉल करते हैं इस कैटेगरी में तो लाजमी कराएं, ये बड़ा मसला बन जाता है बाद में। इफ़ यू आंसर, अच्छा जी आगे आ जाए। हैव यू एवर लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट टू अवॉइड बीइंग ड्राफ्टेड इन द यूएस आर्म फोर्सेस, आप कभी अमेरिका को छोड़ा आपने इस वजह से कि यार मुझे कहीं आर्मी में ना ले जाए, नो, हमने नहीं छोड़ा। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम मिलिट्री से, आपने कभी ऐसा सॉरी फॉर दैट, कि आपने कभी मिलिट्री से जान छुड़ाने के लिए आपने कभी कोई ऐसी सर्विस की, अपना एग्जाम्प्ट के लिए कोई अप्लाई किया है, नो, हमने नहीं किया। हैव यू एवर सर्व्ड इन द यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्सेस, आपने कभी आर्म फोर्सेस में सर्व किया, अगर किया तो यस कर दे, अगर नहीं किया तो नो कर दे, मैंने नो लिखा हुआ, ठीक है। 9 से वही चल रहा है अभी तक। अगर हमने वो पहले वाले को यस किया होगा तो हमने ये पहला हिस्सा फिल करना है, नहीं तो हमने आ जाना है सीधा नीचे नंबर 30A पे।
डू यू नाउ हैव और डिड एवर हैव ए हेरिडिटरी टाइटल और एनी ऑर्डर ऑफ नोबिलिटी इन एनी फॉरेन कंट्री? आपको कोई ऐसा टाइटल मिला है या कोई अवार्ड मिला है तो हमने नो ही कर देना है। मिला होगा तो उसकी डिटेल बता दें। आगे आ जाए 31 पे। डू यू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? कि आप अमेरिका का जो तरीकाकार है गवर्नमेंट का और इसका जो आयन है उसको मानते हैं? यस मानते हैं, क्यों नहीं मानते। डू यू अंडरस्टैंड द फुल ओथ ऑफ एलिगेंस? आप जो फुल ओथ है वो समझते हैं कि क्या है, जो आपने ओथ लेने के लिए जाना है उसको समझते हैं, उसके ऊपर यकीन करते हैं? यस बिल्कुल करते हैं भाई। आर यू अनेबल टू टेक द ओथ ऑफ एलिगेंस बिकॉज ऑफ फिजिकल और कि आपके कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप कहते हैं यार मैं ये ओथ नहीं ले सकता, तो मैंने तो नो किया, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लेंगे। आर यू अनेबल टू टेक द ओथ? क्या आप अनेबल है ओथ लेने के लिए ऑफ एलिगेंस बिकॉज ऑफ ए फिजिकल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी? या मैंने नो किया कि नहीं हम लेंगे। अगर है तो यस कर दे, फिर उनको डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे आ जाए जी नंबर 34। आर यू विलिंग टू टेक द फुल ओथ ऑफ एलिगेंस? आप क्या पूरा पूरा जो ओथ है वो लेने के लिए तैयार हैं सिटीजन बनने के बाद? यस हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, यस। इफ़ द लॉ रिक्वायर, अगर आपको अपना जो कानून है वो इजाज़त दे तो आप आर्मी के साथ काम करेंगे और हथियार उठाएंगे? यस। अगर आपको लॉ रिक्वायर्ड करे तो आप इसके लिए तैयार हैं कि आप आर्मी के साथ उनकी मदद करें और दूसरे काम करें और जंग भी करें? यस जंग में जाएंगे, अगर अगर लॉ इजाज़त देगा, अगर ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे। और अगर लॉ आपको इजाज़त दे तो आप गवर्नमेंट के और सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं उनकी हिदायत के मुताबिक? यस हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि सर हमने सिटीजनशिप लिया तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, ये अब हमारा मुल्क है। नंबर 10 आ जाए। रिक्वेस्ट फॉर ए फी डिडक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने एडिशन किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके लिए आपको अलहदा से एक फॉर्म फिल करना पड़ता है G1055, राइट। वो है उसका फीस कैजुअल का, उस पर आपको पता चलता है कि फीस कैजुअल क्या है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको एक बड़ा ही प्यारी चीज़ दे दी है कि अगर आपकी आमदनी कम है तो आप यही बता सकते हैं उसकी एग्जम्पशन लेने के लिए, यानी कि आपको फीस वेव कर दी जाएगी। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस वेवर एंड रिडक्शन फीस सी फॉर्म जी, आप G1055 को पढ़ लें, आपको ज़्यादा आसानी से ये पता भी चल जाएगा। लेकिन आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। वो क्या है जी, माई हाउस होल्ड इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 400, कि जो पॉवर्टी लेवल, जो गुर्बत का लेवल है उससे मेरी आमदनी कम है। यस, तो आपने लिखना है कितनी है। अगर यस करेंगे तो फिर ये सारा फिल करना है। अगर आप कहते हैं यार मेरी आमदनी ठीक है और मैं फीस पे करूंगा तो फिर आपने नो कर देना है। अगर आपने फीस वेव करवानी और आपकी आमदनी कम है तो आपने क्या लिखना है, हाउस होल्ड इनकम 20,000, मैंने ऐसे लिख दिया 20, 22, 24,000, हर स्टेट की डिफरेंट है। तो और फेडरल की, सॉरी स्टेट में तो वो अलहदा से खाता है लेकिन फेडरल की एक ही होती है। तो 20,000 अगर आप 4-5 बंदे हैं घर के तो 20,000 आप पॉवर्टी में ही आते हैं। लेकिन आपकी जो भी है आपने वो ही लिखनी है, ठीक है। ये तो मैंने एक डिमी सी लिख दी ना। और आपके हाउस होल्ड साइज के हम 5 बंदे हैं और कितने कमाने वाले हैं, 1। और अगर आपके अलावा कोई हाउस होल्ड हेड है तो उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। लेकिन क्योंकि आप ही हैं, आई एम दी हाउस होल्ड, तो आपने यहाँ पे यस करना है। आई एम दी हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ आपने यस कर देना है, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपका सारा सिस्टम। इसके ऊपर आपको वो फीस माफ कर देंगे अगर आपका कम हुआ। साथ आप अपना अगर ब्रिज कार्ड ले रहे हैं या कोई ऐसा जो एविडेंस है वो लगा कर भेजिएगा, अपनी इनकम की कोई रिपोर्ट या अपना कोई सिस्टम जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पे स्लिप्स, वट एवर, जो भी टैक्स रिटर्न वो लगा कर भेजे, आपकी फीस माफ हो जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों की करवाई है लेकिन उसके लिए एक अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता था। अब उन्होंने N400 में ये ऐड कर दिया और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये काम। ताकि अब आप, उन्होंने आपके 2 चीज़ें बचाई हैं, एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड की सिस्टम इसमें ऐड कर दिया और एक ये वाला इसमें ऐड कर दिया है। तो घबराना नहीं है। अगर आप ब्रिज कार्ड वगैरह ले रहे हैं या गवर्नमेंट असिस्टेंस ले रहे हैं और आपके वो कितने मैंने सिटीजनशिप ही ना मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। सिटीजनशिप वो देंगे, आपकी फीस माफ़ करेंगे। घबराना नहीं है, इसके ऊपर डरना नहीं है कि मैंने अगर लिख दिया तो ये ना हो, मेरा टेस्ट ही ना हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे आ जाए जी, आपका एप्लीकेंट डेट, टाइम, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर ये लिखना है और ये आपने अपना ईमेल लिख देना है, जो भी आपका है। यहाँ आपने साइन करने हैं, डेट लिखनी है, बस फॉर्म फिल हो गया। बाकी नीचे वाले को भूल दें। बाकी नीचे वाला उन लोगों के लिए जिन्होंने 7 तर्जमान लिख कर जाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, या किसी और से फॉर्म फिल करवाया तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और ये 7 एडिशनल वो शीटें हैं, इनसे आपका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एडिशनल वो शीट चाहिए हो तो फिर आपने ये फिल करके साथ लिख देनी है, नाम वगैरह देकर, और फिर पूरा जो भी पेज नंबर है जो आपने एडिशन लिखना है वो यहाँ कर देना है।
उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बता दिया है। तो ये सारा फॉर्म था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल का भी आपको पता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि लोगों का फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल नया फॉर्म है, इससे आपको जो मैंने वीडियो बनाई है समझने में बहुत आसानी हुई होगी। तो मेहरबानी करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।